हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम बहुत सी चीजें समझने की कोशिश करते हैं, बहुत से खबरों के पीछे की खबर तक हम लेना चाहते हैं, ताकि उस पर्सपेक्टिव में समझा जाए जिसमें हकीकतें रूनुमा हो रही हैं। और जितना आपको बताया जा रहा है अखबारात और टेलीविजन के जरिए, दुनिया उससे भी काफी कुछ आगे है। हकीकतें कुछ और होती हैं, आंखों के सामने कुछ और नजर आता है। इसकी बेहतरीन मिसाल हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, जिसमें बीजेपी के बड़े लीडर कैंपेन के लिए पहुंचे। आमतौर पर इतने छोटे इलेक्शन के लिए ऐसा दूसरी पार्टियां कम से कम नहीं करती, क्योंकि बीजेपी तो अभी पिछले दिनों लद्दाख में एक बहुत छोटा सा इलेक्शन हुआ था, लेह में, वहां भी सेंट्रल मिनिस्टर्स और उनके बड़े नेता पहुंचे थे। ये बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कि ये एक फर्क भी है दूसरी पार्टियों में और बीजेपी में। बीजेपी हर छोटे से छोटे इलेक्शन पर भी पूरी कोशिश करती है इलेक्शन जीतने की। इस सब में हैदराबाद, चूंकि ये था और उसके नाम के बदलने की भी बातें बीजेपी के बड़े लोग कहते रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM, जिनको वो हमेशा एक तरह से ऐसा लगता है कि वो टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, और वो बिल्कुल लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये बिल्कुल नूरा कुश्ती, जिसे फिक्स मैच कहा जाता है, वो है। लेकिन बहरहाल मैं इस सब में नहीं जाता। मेरे साथ आज इस पूरे इशू पर बात करने के लिए खास मेहमान है तस्लीम अहमद रहमानी साहब, जो SDPI के नेशनल सेक्रेटरी हैं। वेलकम है तस्लीम रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप इसको कैसा देख रहे हैं, जो कुछ हैदराबाद इलेक्शन में हुआ, जो कैंपेन चली और नतीजे आए, आपकी क्या नजर है इस पर? देखिए, हैदराबाद का म्युनिसिपल इलेक्शन अपने आप में मेरा ख्याल है आज़ादी के बाद कोई पहला एक ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, लोकल बॉडी का इलेक्शन है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी कहलाई जाने वाली पार्टी बीजेपी ने अपने उन नेशनल लीडर्स को उतारा जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस कहलाते हैं। हालाँकि आम तौर पे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में इस तरीके का हाई प्रोफाइल और हाई वोल्टेज कैंपेन नहीं होता जैसे उन्होंने किया। तो पूरे मुल्क की नजरें, बल्कि सारी दुनिया की नजरें अचानक फोकस हो गई कॉरपोरेशन के इलेक्शन पे। इस मामले में ये इलेक्शन बहुत खास था। जब कैंपेन चल रहा था और जिस दिन पोलिंग हुआ, 46% पोल हुआ, उसी दिन शाम को मैंने कहा था कि मजलिस की सीटें यहाँ पर बरकरार रहेगी, कम नहीं होगी, जबकि टीआरएस की सीटें कम हो जाएंगी। अब टीआरएस वहां पर एक रूलिंग पार्टी है और बीजेपी का निशाना टीआरएस पे कहीं नहीं था पूरे कैंपेन में। मजलिस सिर्फ 51 सीटें लड़ रही थी 150 में से। टीआरएस पूरी 150 सीटें लड़ रही थी। वो हुकूमत भी में भी शरीक, हुकूमत का हुक्मरान पार्टी भी है, लेकिन बीजेपी टीआरएस को कहीं भी टारगेट नहीं कर रही थी, सिर्फ मजलिस को कर रही थी। तो 51 सीटों पे लड़ने वाली पार्टी को अगर बीजेपी, जो खुद 149 सीटों पे लड़ रही थी, वो उसे क्यों टारगेट कर रही थी? वो टीआरएस को क्यों नहीं कर रही थी? जबकि टीआरएस से उसको सवाल पूछने चाहिए थे डेवलपमेंट के सिलसिले में, उनके एंटी इनकम्बेंसी के सिलसिले में, उनके 4 साल के मिसरूल के सिलसिले में। उनको टारगेट करना वो नहीं करके वो कहते रहे कि साहब ये जिना है और ये भागवती का जो मंदिर है, ये इस पर ये पूरे शहर का नाम बदल देंगे और निजाम के और नवाब के कल्चर को खत्म कर देंगे और इस तरीके का। तो टोटल कम्युनलाइजेशन बीजेपी ने वहां पर किया और उसके जवाब में टीआरएस तो खामोश रहा, लेकिन मजलिस भी उसका जवाब तुर्की ब तुर्की देती चली गई, जिसने पूरे हैदराबाद को ऐसा महसूस हुआ। 35% मुस्लिम पॉपुलेशन है उस एरिया की जिसमें ये इलेक्शन हो रहा था। तो 35% मुस्लिम वोटर को टारगेट करके बीजेपी कैंपेन कर रही है और उसका को रेस्पॉन्ड कर रही है मजलिस। तो एक्चुअल तो जो इलेक्शन होना था वो ना होके इसको कम्युनलाइज करने में दोनों पार्टियों ने बड़ी मदद की, जिससे बीजेपी को जो 4 सीटों वाली वहां पर 4 सीटें जीती थी पिछले इलेक्शन में, एकदम से 44 सीटों पर पहुंचने का मौका उससे मिला। इसलिए अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक नूरा कुश्ती थी या एक फिक्स मैच था, तो अब रिजल्ट आने के बाद
ये समझ में आता है कि जिस तेलंगाना में या जिस अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में बीजेपी का बीज नहीं पाया जाता था, आज वो वहां पर कम से कम एक मेजर अपोजिशन या मेन अपोजिशन बीजेपी बन गया। जबकि ये मौका खुद मजलिस के पास था कि पिछले 70 साल से वो वहां पर पॉलिटिक्स करते हैं। तो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में या मौजूदा तेलंगाना में मेन अपोजिशन अगर किसी को होना चाहिए तो अपनी स्ट्रेंथ के एतबार से, अपनी सीनियरिटी के एतबार से, अपनी पॉलिटिक्स के एतबार से तो मजलिस को होना चाहिए। लेकिन मजलिस ने वो स्पेस बीजेपी के लिए खाली कर दी और आज बीजेपी वहां पर अपना झंडा गाड़ने में कामयाब हुई, जो पूरे के पूरे साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दे देगा। अच्छा रहमानी साहब, आप से पहले हमने हैदराबाद से एक पत्रकार से बात की थी, बिल्कुल चुनाव वाले दिन। उन्होंने भी यही कहा था कि टीआरएस की सीटें कम होंगी, मजलिस की सीटें उसी तरह से बाकी रहेंगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि कभी हैदराबाद के मीडिया के सामने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते असदुद्दीन ओवैसी, नेशनल मीडिया उनको बहुत टाइम देता है। तो ये एक प्रोजेक्शन की बात है जो बात आप कह रहे हैं, ये बात हैदराबाद के एक सीनियर जर्नलिस्ट से हमारी बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि हैदराबाद के इलेक्शन क्या वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का ड्राई रन था? क्या वो तैयारी थी बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच में? जो कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको यहां महसूस हो रही है, क्या वो एक्शन रिप्ले हमें वेस्ट बंगाल में नजर आएगा क्या? देखिए, वो एक्शन रिप्ले तो आपको सब जगह दिखाई देगा अब, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में भी 2017 में पहले बंगाल में दिखेगा, फिर आपको ये तमिलनाडु में भी आपको दिखाई देगा, जो अगले साल इलेक्शन वहाँ बंगाल के साथ तमिलनाडु में भी है, वहां भी दिखाई देगा। वो सिर्फ केरल में दिखाई नहीं देगा, इसलिए कि केरल में मुस्लिम लीग मौजूद है, लेकिन तमिलनाडु और बंगाल में दिखाई देगा। एक बात। दूसरी बात, आप ये गौर कीजिए कि मजलिस 56-57 से मौजूद है, सन 56 से, और मजलिस का प्रोजेक्शन नेशनल स्क्रीन पे 2014 के बाद शुरू होता है, और मजलिस ने इलेक्शन लड़ना भी शुरू किया है दूसरी रियासतों में, खासतौर पर दक्कन के इलाकों में, जो महाराष्ट्र का मिला हुआ इलाका है तेलंगाना से, और जो अभी बिहार में हुआ या यूपी में, ये सब इलेक्शन 2014 में के बाद शुरू हुए, और अवैसी साहब का नेशनल मीडिया में आना जाना भी 2014 के बाद। तो ये 2014 बहुत खास मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि इसी साल भारतीय जनता पार्टी की मरकज में सबसे मजबूत सरकार बनी थी। इससे पहले एनडीए वगैरह तो एनडीए की सूरत में, लेकिन सिंपल मेजोरिटी बीजेपी को 2014 में हासिल हुई, और उसके बाद से मजलिस का प्रोजेक्शन मुल्क में दूसरी रियासतों में शुरू होता है। तो एक बड़ी खास बात है कि जिससे ये समझा जाए, वरना देखिए मुस्लिम पार्टियां तो मुल्क में हमेशा मौजूद रही हैं। अब मुस्लिम लीग से ज्यादा बड़ी कोई मुस्लिम सियासी जमात मुल्क में इस वक्त मौजूद नहीं है, जो सन 52 के इलेक्शन से आज तक हर पार्लियामेंट में 3, 4, 5 भी एमएलए एमपीज लेकर आई है। केरल में मल्लापुरम के इलाकों में उनके 16-17 एमएलए कामयाब रहते हैं। वो यूडीएफ का हमेशा हिस्सा रही है, और कांग्रेस के साथ वो हमेशा मिलकर इलेक्शन लड़ती रही है, और वजारतों में शामिल रही है, चीफ मिनिस्टर भी बने मुस्लिम लीग के। लेकिन मुस्लिम लीग पर इस किस्म के फिक्स मैच के इल्जाम कभी भी नहीं लगे, और मुस्लिम लीग हमेशा कायम है। और खुद अवैसी साहब की पार्टी भी कांग्रेस के साथ एक लंबे अरसे वहां पर मौजूद रही है। तो ये मुआवजा करना चाहिए कि मुस्लिम लीग को बीजेपी की बी पार्टी क्यों नहीं कहा गया, या यूडीएफ जो असम में 3 तक एमपी जिसने जीता है, अभी तो एक ही है, और जो 18 एमएलए तक असम में जिता चुकी है, उस पर भी ये इल्जाम इस तरह से कभी नहीं लगे हैं। लेकिन अवैसी साहब की पार्टी को इसी तरीके से, और ये प्रोजेक्शन आप गौर कीजिए, मुस्लिम लीग की लीडरशिप को ये प्रोजेक्शन नहीं मिलता नेशनल मीडिया में, और इसी तरीके से यूडीएफ की लीडरशिप को तो बिल्कुल कोई प्रोजेक्शन नहीं मिलता नेशनल मीडिया में। तो क्या वजह है कि अवैसी साहब की पार्टी को इतना प्रोजेक्शन मिलता है? उसकी बड़ी वजह यह है कि आप देखिए कि आपने अपनी 44 सीटें तो मेंटेन करी, लेकिन आपने वहां की जो मेन खुद को सेकुलर कहने वाली टीआरएस है, उसको आपने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि अपोजिशन का जो गैप, कांग्रेस का तो जिक्र करने फजूल है, इसलिए कि कांग्रेस वहां मर चुकी है।
लेकिन जो मेन अपोजिशन की स्पेस एमआईएम को लेनी चाहिए थी, वो आपने बीजेपी की थाली में परोस के एक खतरे की घंटी वहां पर बजा दी। तो अब ये जो यूटिलिटी है, ये कंज्यूमेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल कंज्यूमेबिलिटी, इसका फायदा दूसरी रियासतों में जहां पर मुस्लिम वोटों की तादाद बहुत ज्यादा है, मसलन बंगाल, वहां पर बिहार में उठाया जा चुका है और बंगाल में उसको उठाया जाएगा। तो ये पॉलिटिक्स, मैं ये कहता हूं आज के जमाने में कि सियासत के रंगमंच पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम बिला किसी इस्तिस्ना के कठपुतलियां बन गई हैं और इनकी डोरियां आरएसएस के हाथों में मौजूद हैं। वो जैसे चलाता है वो चलती है, रास्ते सब बंद है कूचा कातिल के सिवा। ये एक सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसको कैसे तोड़ा जाएगा इस पर सबको मिलकर गौर करना होगा। अच्छा, चूंकि बहरहाल एक अच्छा खासा लंबा तजुर्बा हमें भी कवर करते हुए हो गया नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज को, और जिस तरह से आपने प्रोजेक्शन की बात कही और जिस तरह से आरएसएस के हाथ में कठपुतलियों की बात कही, ये वाकया हमने अयोध्या के मामले में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी या शहाबुद्दीन साहब की शक्ल में भी देखा। और उस वक्त भी बहुत लोग ये कहते थे कि वाजपेयी जी शहाबुद्दीन जी साहब को फॉरेन सर्विसेज से शायद इसीलिए लाए थे, क्योंकि आमने सामने दूबर दू जब तक नहीं होंगे पोलराइजेशन नहीं हो पोलराइजेशन नहीं होगा। तो अब भी तकरीबन वो बाबरी मस्जिद तो हम खो चुके, अब और कौन सी बड़ी ऐसी चीजें हैं जो हमें खोनी है, जिसके लिए ये एआईएमआईएम या कुछ और लोग जो जो कठपुतलियां बन करके काम कर रही हैं, या वो लोग जो आधी रात को मोहन भागवत जी से मिलने जाते हैं महज कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले। तो आखिर मुसलमान किस पे भरोसा करे, कहां जाए? आजकल कुछ चूंकि उनकी तकरीरें असदुद्दीन ओवैसी की नौजवानों को पसंद आती हैं, और नौजवानी एक ऐसी उम्र होती है जहां लोग मुतासिर हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा बैकग्राउंड समझने में शायद उलझन होती है। आप क्या कहते हैं कि ये एक सिलसिला जो हम देखते आ रहे हैं पिछले तकरीबन 70 साल से, इसी तरह से आमने सामने जब तक नफरत की बातें नहीं होंगी तो दोनों की रोटियां नहीं सिकेंगी, उसमें जो मुल्क है, खास तौर पे मुसलमान और कमजोर तबके के लोग, वो कब तक पिसते रहेंगे? देखिए, दो बातें इस सिलसिले में समझनी बहुत जरूरी है। ये मुल्क तकसीम हुआ था दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, और इस मुल्क में जो लोग बाकी मुसलमान रहे, उन्होंने उस दो कौमी नजरिए को रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था। इस बुनियाद पर हम रहे। लेकिन आरएसएस ने उस दो कौमी नजरिए को रिजेक्ट कभी भी नहीं किया था, बल्कि सावरकर ने ही, और उससे भी पहले और लीडर्स के नाम भी लिए जा सकते हैं, लेकिन सावरकर ने ही उस दो कौमी नजरिए को सबसे ज्यादा तकवीत दी, उसको फैलाया, और आरएसएस उसी नजरिए की बुनियाद पर आज तक काम कर रही है, पूरे तौर पर कारबंद है। अब जो ये कठपुतलियां बनाया है पूरी तमाम पॉलिटिकल क्लास को इस मुल्क के आरएसएस ने, उसका बड़ा मकसद उसी दो कौमी नजरिए को अचीव करना है। तो जो मुल्क की सियासत जिस डायरेक्शन में जा रही है, वो हैदराबाद के इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन से उसके खुतूत अब बहुत नुमाया और बहुत वाजे है कि एक तरफ रूलिंग क्लास में हिंदू पार्टी, जो वो खुद क्लेम करते हैं कि हम हिंदू संहिता की पार्टी हैं, बीजेपी क्लेम करती है, रूलिंग क्लास में वहां वो बैठेंगे, और अपोजिशन की क्लास में कोई मुस्लिम पार्टी जो स्ट्रांगली उस एजेंडा को परस्यू करती हो, दो कौमी नजरिए को, वो वहां बैठेगी। तो ये उस डायरेक्शन में इस मुल्क की सियासत मुजस्सब होके कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। ये इस इलेक्शन से बहुत वाज़ेह सिग्नल मिल रहा है। अब कैसे इसको तोड़ा जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये आई वॉश है, ग्लैमराइज पॉलिटिक्स है। आप जिन नौजवानों की बात कर रहे हैं, वो नौजवान दो नफ्सियात का शिकार है। एक नफ्सियात उसकी ये है कि मुस्तकिल डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन और मुस्लिम इश्यूज को लेके जो पै दर पै नाकामियां हुई हैं, उसने उसके अंदर एक मायूसी पैदा की है। उस मायूसी को एड्रेस करती हैं कुछ कामयाबियां, चंद जगहों पर जो कामयाबियां हैं, या वो जज्बाती तकरीरें जो उनको इस मायूसी के गड़े से बाहर निकालती हैं, वो जज्बाती तकरीरें। तो इसलिए वो ग्लैमराइज पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। पूरी पॉलिटिक्स में जहां कठपुतली है, वहां ग्लैमर भी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा है। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां बेतहाशा पैसा खर्च करके एक पॉलिटिकल ग्लैमर क्रिएट करती हैं, उस ग्लैमर का शिकार मुस्लिम नौजवान भी एक तरफ मायूसी का शिकार है,
दूसरी तरफ उस ग्लैमर का शिकार हो रहा है, जिसके नतीजे में उनको लगता है कि यही सियासत सही है, जबकि ये सियासत मुसलमानों के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए, पूरे दलितों के लिए, कबायलियों के लिए, पसमानदा लोगों के लिए ये एक जहर का बकाब रखती है। ये जहर पीने के मुतरादिफ है अगर हम इस सियासत की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जरूरी है कि खुद मुस्लिम क़यादत वाली जो दीगर पार्टियां हैं, जैसे एसडीपीआई है या और भी पार्टियां हैं, इनको ये चाहिए कि मुसलमान तो आप खुद हैं ही, लेकिन अब आप ट्राइबल के पास जाइए। मैं सबसे पहले ट्राइबल को रखता हूं कि ट्राइबल की सबसे ज्यादा बुरी हालत इस मुल्क में है। उनके मोहल्लों में जाइए, उनकी बस्तियों में जाइए, उनकी जरूरतें पूरी कीजिए। उसके बाद बहुत बड़ी दलित लीडरशिप इस मुल्क में, एससी की लीडरशिप मौजूद है जो मार्जिनलाइज्ड है और जिसको बीजेपी कैप्चर करने की कोशिश करती रही है। बड़ी तादाद वो बीजेपी के पाले में है, पहले से मौजूद भी है। वहां जो बाकी मादा एससी की लीडरशिप है उसके पास जाइए तो वो एक कॉम्बिनेशन बनेगा। और इसके अलावा जो ये शिकस्त खुर्दा पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको ट्रैप करे तो एक नया माहौल बनाया जा सकता है। मुश्किल बहुत है, देरपा है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को एक शिकायत होती है कि जहां एआईएमआईएम वोटों को काटने वाली पार्टी या वोट कटुआ पार्टी के तौर पर समझी जाती है, इसी तरह से कुछ छोटी पार्टियां जो, जिसमें आपकी एसडीपीआई के बारे में भी कहा जाता है कि ये भी वोट बांटते हैं। आप इसमें और उसमें क्या फर्क समझते हैं? क्योंकि बिहार में जो ये चार अलग अलग गठबंधन लड़े, अगर ये चार ना होते तो शायद महागठबंधन कामयाब हो जाता। आप अपनी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, या अपनी पार्टी जैसी पार्टियां जो हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वो वोट नहीं काटते सेकुलर पार्टियों के? हाँ, आपने ये बहुत ही लाजमी सवाल किया और ये बहुत जरूरी सवाल था करना। हम तो देखिए, एसडीपीआई का जहां तक ताल्लुक है, हम बहुत ही कैलकुलेटेड इलेक्शन लड़ रहे हैं। ना कोई बहुत फैनफेयर है, ना कोई ग्लैमर है, ना कोई पैसा है। और इसके अलावा जो सीट्स का सिलेक्शन है, हम वो सीटें सिलेक्ट करते हैं जहां से बीजेपी को फायदा ना हो रहा हो, और सेकुलर जहां गैप है, जहां सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज भी मजबूत नहीं है और बीजेपी भी मजबूत नहीं है। ऐसी बहुत सारी सीटें मुल्क में मौजूद हैं, 4000 असेंबली सेगमेंट्स में। आप कोई भी सीट उठा के देख लीजिए, मिसाल के तौर पर बिहार में आप एक सीट भी उठा के देख लीजिए जहां से एसडीपीआई को की वजह से किसी को नुकसान या फायदा हुआ हो। हमने किसी ऐसी जगह पर अपने पॉलिटिकल यूनिट अभी तक तैयार नहीं किए कि जहां पर कोई बड़ी सेकुलर पार्टी या मुस्लिम सियासत की, हमने आज तक तेलंगाना में यूनिट कायम नहीं किया, इसलिए कि हम अवैसी साहब को वहां डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। असम में कायम नहीं किया, इसलिए कि हम वहां पर यूडीएफ को करना नहीं चाहते। केरल में हमारा इसलिए मौजूद है, ताकत के साथ मौजूद है कि पार्टी का आगाज ही वहां से हुआ है, पूरा का पूरा चरबा वहीं से उठा है, इसलिए केरल में मौजूद। इसके बावजूद भी हमने केरल में कहीं भी मुस्लिम लीग को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की, बल्कि पिछले इलेक्शन में ये खबरें आई भी थी कि एसडीपीआई मुस्लिम लीग के कुछ उम्मीदवारों को बैकडोर से सपोर्ट कर रही है, खबरें आई थी। लेकिन हमने मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं भी कमजोर करने की कोशिश नहीं की। इसी तरीके से सेकुलर आउटफिट के साथ हमने गठबंधन बनाने की कोशिश की है, ताकि वो गठबंधन किसी बीजेपी को जहां हराने की पोजीशन में हो वहां पर हरा सके। तो हम एकला चलो की पॉलिसी पे नहीं जा रहे। जबकि आप अगर बिहार के इलेक्शन को पढ़ेंगे तो जो गठबंधन अवैसी साहब का था, कुशवाहा का और मायावती जी का, और अवैसी साहब का जो गठबंधन था देवेंद्र यादव जी का, उसमें कम से कम 22 सीट ऐसी बताई जा सकती हैं जहां इस गठबंधन ने बीजेपी को सीट जिताई है। 22 सीट पे मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये इल्जाम, बकिया पॉलिटिकल पार्टी अभी इतनी हैसियत भी नहीं रखती कि वो नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पर संघ के एजेंडे को नाकाम करने के लिए वो अपनी एक हिकमत अमली बना के बहुत दबे पाव आहिस्ता आहिस्ता सर उभारने की कोशिश कर रही हैं। और बीजेपी और आरएसएस ये समझती है कि उनके एजेंडे का, उनकी आइडियोलॉजी का अगर कोई तोड़ है तो वो यही ग्रुप्स है, और इसलिए वो पीएफआई को टारगेट करती है। इसलिए हमारे दफ्तरों पर 26 दफ्तरों पर और रेजिडेंसीज पर नेशनल लीडर के एक दिन में रेड की जाती है, जेल भेजे। हमारे सैकड़ों नौजवान आज भी जेल में मौजूद है। लेकिन इस क्यों ऐसा है कि हम ही को टारगेट किया जाता है, किसी और को टारगेट नहीं किया? उसका बड़ा रीजन ये है कि हम उन्हें फायदा नहीं पहुंचा सकते, उनको नुकसान होता है हमारी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम अहमद रहमानी साहब, आपने बहुत ही गहराई से बताया और ये भी बताया कि अब ये
जो फिक्स मैच है वो आपको हमें सभी को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में, और किसी हद तक उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी। तो ये बहरहाल आरएसएस, बीजेपी एक तजुर्बा कर रही है, उनके लिहाज से ये कामयाब तजुर्बा है। हैदराबाद में जिस तरह से टीआरएस की पोजीशन कमजोर की है, तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला मामला हुआ। तो ये बहरहाल गहराई से मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि ये जब तक गहराई से नहीं समझेंगे, जज्बात से हट करके हकीकतों को नहीं समझेंगे, तो ऐसे ही जज्बात में बहते रहेंगे और फिक्स मैच होते रहेंगे, और हम अपना न सिर्फ मुसलमान बल्कि सभी कमजोर तबके अपना सब कुछ खोते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम अहमद रहमानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।